हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल हर्ष बानी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है भारत और वैश्वीकरण, खंड ए। चलो चलते हैं सवाल नंबर आज की ओर एक की ओर। सोवियत संघ व उसके समर्थक देश निम्न में से किस संगठन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी व्यापार एवं ट्रैफिक सामान्य समझौता गेट, या ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हुआ है द उपयुक्त सभी। चलो चलते सवाल नंबर 2 की ओर। सोवियत संघ का विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन सी द 1993। तो इसका सही आंसर हुआ है ब 1991 में। चलो चलते सवाल नंबर 3 की ओर। वैश्वीकरण का अर्थ है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण, ऑप्शन बी वित्तीय बाजारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के महत्व में वृद्धि, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वह द उपयुक्त सभी। चलो चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर हुआ? ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन द सांस्कृतिक। तो इसका सही आंसर होगा वह ए आर्थिक। चलो चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। वैश्वीकरण में सांस्कृतिक समरूपता के नाम पर किस संस्कृति को थोपा जा रहा है? ऑप्शन ए भारतीय संस्कृति, ऑप्शन बी पाश्चात्य संस्कृति, ऑप्शन सी यूरोपीय संस्कृति, ऑप्शन द चीनी संस्कृति। तो इसका सही आंसर होगा वह ए भारतीय संस्कृति। चलो चलते सवाल नंबर 6 की ओर। निम्न में से किस वर्ष भारत ने नई आर्थिक नीति को अपनाया था? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन द 1916। तो इसका सही आंसर होगा वह है 1991 में। चलो चलते हैं सवाल नंबर 1 की ओर। विचार का वैचारिक आधार पर विभाजन कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व विचारधारा के आधार पर दो भागों में विभाजित हुआ। ये विचारधाराएं थी पूंजीवादी विचारधारा एवं साम्यवादी विचारधारा। चलो चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व किन दो गुटों में विभाजित हो गया? तो इसको उत्तर होगा प्रथम गुट संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवाद, निजीकरण व उदारवाद का समर्थन कर रहा था, जबकि दूसरा गुट सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवाद का समर्थक था। चलो चलते सवाल नंबर 3 की ओर। साम्यवाद देश किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य नहीं थे? तो इसका उत्तर होगा विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, गेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य नहीं थे। चलो चलते सवाल नंबर 3 की ओर। साम्यवादी और पूंजीवादी गुट की अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर होगा साम्यवादी देशों में निरंकुशता, सत्ता एवं स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था प्रचलन में थी, जबकि पूंजीवाद गुट में निजी स्वामित्व और बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था विद्यमान थी। चलो चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। शीत युद्ध का क्या अर्थ है? उत्तर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया। इसमें वास्तविक युद्ध नहीं हुआ, किंतु युद्ध की संभावना निरंतर बनी रही। चलो चलते सवाल नंबर 6 की ओर। साम्यवाद के पतन के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर होगा साम्यवादी देशों के पास इतने साधन नहीं थे कि वे गरीबी और असमानता का निवारण कर सके। इन देशों की प्रशासनिक व्यवस्था एवं हथियारों की अंधाधुंध दौड़ के कारण आर्थिक विषमता निरंतर बढ़ रही है, अतः साम्यवाद का पतन निश्चित था। चलो चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ? उत्तर सन 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हुआ। चलो चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। वैश्वीकरण से क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा वैश्वीकरण से आशय है किसी वस्तु, सेवा, पूंजी तथा विचारों का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध रूप से आदान प्रदान से है। चलो चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। वैश्वीकरण के को दो जिम्मेदार कार्य बताइए। प्रौद्योगिकी और लोगों की सोच में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव को बढ़ावा। चलो चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। किन किन आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार क्रांति ला दी? तो इसका उत्तर होगा टेलीफोन, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप एवं नवीनतम आविष्कारों के कारण। चलो चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विश्व कल्याणकारी राज्य के अवधारणा के स्थान पर किस अवधारणा ने ले लिए है? तो इसका उत्तर होगा न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्यों की अवधारणा ने। चलो चलते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। विश्व में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है? तो इसका उत्तर होगा विश्व में आर्थिक नीति के निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व व्यापार संगठन प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चलो चलते हैं सवाल नंबर 13 की ओर।
विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? तो इसका उत्तर होगा विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव है। ये देश विदेशी निवेश के आकर्षण के केंद्र बन गए हैं। चलो चलते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव है? तो इसका उत्तर होगा वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता को जन्म देता है, जिससे देशज संस्कृतियों को खतरा पहुंचता है। सांस्कृतिक समरूपता के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति को थोपा जा रहा है। चलो चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। किन्हीं 3 अंतर्राष्ट्रीय समाचार सेवाओं का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा CNN संयुक्त राज्य अमेरिका, BBC ब्रिटिश एवं अल जजीरा मध्य पूर्व है। चलो चलते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। चलो चलते हैं सवाल नंबर 17 की ओर। क्या कारण है कि चीन के उत्पाद विश्व के अधिकांश देशों में है? तो इसका उत्तर होगा आज चीन के उत्पादन विश्व के अधिकांश देश के बाजारों में उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ मजदूरी सस्ती है, जो उस अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा में मददगार साबित हुई है। चलो चलते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। वैश्वीकरण का लोक संस्कृति पर क्या प्रभाव है? वैश्वीकरण के कारण आज किसी भी देश का संगीत गीत विश्व के हर कोने में सुना जा रहा है। इसने लोक संस्कृति के प्रचार को तो बढ़ाया है, किंतु इसने राष्ट्रीय संगीत को प्रदूषित कर दिया है। पाश्चात्य संस्कृति साम्राज्यवाद का वर्चस्व बढ़ा है। चलो चलते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। उससे पहले अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल हर्ष भवानी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और उसके पास वाले घंटे के बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। वैश्वीकरण का भारत के सामाजिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसका उत्तर होगा वैश्वीकरण का भारत के सामाजिक क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सामाजिकता का स्थान सर्वार्थपरता ने ले लिया है। युवाओं ने पश्चिमी प्रभाव में आकर मान मर्यादाओं को त्याग दिया है तथा उनके नैतिक चरित्र का नाश हुआ है। चलो चलते सवाल नंबर 20 की ओर। वैश्वीकरण की कोई 2 उपलब्धियां बताइए। तो इसका उत्तर होगा विकासशील देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा का दुगुना हुआ है तथा शिशु मृत्यु दर घटना, वैश्विक मताधिकार का व्यापक विस्तार होना। चलो चलते सवाल नंबर 21 को। मिखाइल गोर्बाचोव के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए पेरेस्ट्राइका व ग्लासनोस्त की नीतियों की घोषणा की, किंतु इन नीतियों में विघटन का कार्य किया गया। सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। चलो चलते सवाल नंबर 22 की ओर। अर्धविकसित एवं अविकसित देशों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? तो इसका उत्तर होगा वैश्वीकरण का सर्वाधिक लाभ विकसित देशों को प्राप्त हुआ है। विकासशील देशों पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है, किंतु अविकसित एवं अर्धविकसित देशों में तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही कम हुआ है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।